नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा और लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी घटित हुई हो आपके जीवन में, और ये इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और साथ ही आपके जीवन में चल रहे ग्रहों की दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे माह दिसंबर में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी, और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था।
शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे। शनि वक्री भी थे और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों, आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो, या ब्लड से रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा,
अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे। जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर जन्म कुंडली की तैयार की जाती है और उसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से की जाती है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार की जाती है। तो ये आपके सामने तुला राशि के जातकों की दिसंबर 2022 की गोचर कुंडली है। अब इसी के आधार पर फल कथन किया जाएगा। तो देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण योग भी बना रहे हैं। सूर्य धन भाव में गोचर कर रहे हैं एकादश भाव के स्वामी होकर, तो यहाँ पर महाधनी योग भी बना रहे हैं। शनि चतुर्थ भाव में हैं, शश राजयोग बना रहे हैं। गुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का गोचर अष्टम भाव में है, राहु सप्तम भाव में और केतु कुंडली के लग्न भाव में है। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्र की राशि है और शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातक अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। दूसरी बात, स्वभाव में बहुत ही मृदुता और व्यवहार अत्यंत मृदु होता है, मिलनसार होता है। साथ ही साथ तुला राशि के जातक कलात्मक अभिरुचि के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में बुध के साथ है। शुक्र 5 दिसंबर को पराक्रम भाव में आ जाएंगे और बुध 3 दिसंबर को, और शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जो कि धन का योग है और इस योग के बनने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा, भगवान विष्णु का निवास होगा। दूसरी बात, शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ केंद्र त्रिकोण योग भी बना रहे हैं। देखिए, जब कुंडली में केंद्र के भाव के स्वामी यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें और त्रिकोण के भाव पंचम और नवम, अगर ये एक साथ युति बना करके बैठें या संबंध बनाएं, दृष्टि संबंध,
तो उस स्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। तो अब यहाँ देखिए, शुक्र जो है वो लग्न के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है, और बुध नवम भाव के स्वामी है जो कि त्रिकोण का भाव है और भाग्य का भाव है। तो नवम भाव और लग्न भाव दोनों के ही स्वामी कुंडली के पराक्रम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना जो कि बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग बनता है। अब यहाँ पर शुक्र आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। बुध जो है वो 12वें भाव यानी विदेश भाव को और भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। और शनि जो कि बुध और शुक्र के मित्र हैं, वो पंचम के स्वामी हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं। अब आप इसका फल क्या है ये समझिए। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। अगर आप छात्र हैं, शनि पंचम के स्वामी हैं, संतान और शिक्षा के भाव के, और शनि मार्गी हो चुके हैं। नवम भाव जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, इसके स्वामी बुध हैं, और बुध ही 12वें भाव विदेश के भी स्वामी हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। पासपोर्ट वीज़ा की समस्या समाप्त होगी, धन की समस्या समाप्त होगी, हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। पहली बात, बुध होते हैं व्यापार के कारक, तो विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय अत्यंत उपयुक्त है। अगर अभी तक विदेशी व्यापार में किसी तरह की रुकावट आ रही थी, तो चूंकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसे में आपका विदेशी व्यापार सुचारू रूप से गतिमान होगा। नए नए आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे और विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। चूँकि शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं, और अष्टम भाव जो होता है वो होता है आयु का। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो ऐसे में एक तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, दूसरा कार्य ये करेंगे कि मंगल को प्रभावित करेंगे। मंगल चूंकि शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे। और तीसरा काम शुक्र ये करेंगे कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। गुप्त धन यानी वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए, जैसे शेयर से, लॉटरी से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन प्राप्त हो जाए। आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर से आपका रिटायरमेंट हुआ है और आपकी पेंशन की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपको ग्रेच्युटी फंड का पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस के क्षेत्र और ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। शुक्र संतान और विवाह के कारक होते हैं, और शुक्र की सीधी दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और विवाह भी आपका हो सकता है। और चूंकि देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे भाव में बैठ करके और दृष्टि डाल रहे हैं विदेश भाव पर, तो आपका विवाह विदेश से भी हो सकता है। अब विदेश का मतलब अपने मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जा कर के सेटल होना, तो ये विदेश की श्रेणी में आता है। तो ये तो हुआ शुक्र और बुध के लक्ष्मी नारायण योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रभाव। सूर्य और मंगल अत्यंत श्रेष्ठ धन योग बना रहे हैं। आइए इस पर बात करते हैं। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। अब आप पहले ये समझें कि धन योग कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। अगर जन्म कुंडली में धन योग बन गया, तो जिस समय धन योग बनाने वाले ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उस समय आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे। अगर गोचर में धन योग बन जाए, तो जिस माह में ये धन योग बन रहा है, उस माह में धन की प्राप्ति करा देंगे। देखिए, कुंडली का 11वां भाव जो होता है वो होता है लाभ का भाव। कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो होता है धन का भाव, यानी ऐसा पैसा जो कि आपने
अपने परिश्रम से अर्जित किया हो वो धन भाव होता है। कुंडली का जो पंचम भाव है ये आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, और जो कुंडली का नवम भाव है ये भाग्य भाव होता है। तो इन चारों भाव के स्वामियों के बीच अगर संबंध बन जाए तो धन योग बन गया। अब आप यहाँ देखिए, दूसरे भाव के स्वामी कौन है? मंगल। देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हैं? मंगल हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी कौन हुए? मंगल हुए। 11वें भाव लाभ के भाव के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। तो धन भाव के स्वामी हुए मंगल और लाभ भाव के स्वामी हुए सूर्य। सूर्य और मंगल में सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, तो धन योग बन गया। धन कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, विदेश सेवा न्यायिक सेवा के कारक हैं। तो अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, एरियर का पैसा मिल सकता है, डीए का महंगाई भत्ते का पैसा मिल सकता है, और इस तरह से आपको धन की प्राप्ति होगी। मंगल क्या है? मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक हैं, तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। मंगल आपको गेम्स और स्पोर्ट्स से पैसा दिला देंगे, इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड से पैसा आपको मिलेगा। और मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं, और शुक्र और बुध का केंद्र त्रिकोण योग बन रहा था। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा कर के उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं, और गेम्स और स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो विदेश जा कर के देश का नाम भी रोशन करेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त धन का दूसरा भाव होता है वो धन जो आपने अर्जित किया हो। अष्टम भाव वो होता है जो धन आपको बिना किसी परिश्रम के मिल जाए। सूर्य की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, तो सूर्य के प्रभाव से आपको वो पैसा मिलेगा जो आपने बिना परिश्रम के प्राप्त होना है, जैसे कि लॉटरी से पैसा मिल जाए, शेयर का कोई पैसा मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाए, या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल जाए, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, या आपका विवाह हो जाए और आपको ससुराल पक्ष से धन मिल जाए, या फिर आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं और आपकी पेंशन, बीमा का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, फंड का पैसा, ये सारा पैसा आपको मिल जाए, तो सूर्य आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। और मंगल अपने परिश्रम, अपने बाहुबल से आप जो पैसा अर्जित करेंगे वो धन आपको प्राप्त होगा। सूर्य और मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है, जो धन योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ धन योग है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, और राजा और सेनापति अगर किसी जातक की कुंडली में धन योग बना दें तो फिर उसे महाधनी बना देते हैं। और यहाँ पर सूर्य जो है महाधनी योग भी बना रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, आपका कोई नेटवर्क है उससे आप जुड़े हुए हैं, या आपका जो फ्रेंड सर्किल है बहुत ही रिच और प्रोमिनेंट फिगर्स में होगा फ्रेंड सर्किल, तो उसके माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपकी बहुत पुरानी किसी इच्छा को भी पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मकान बनवाने का सपना है, और इसका तो प्रबल योग है क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जो कि प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो ये प्रभाव होगा सूर्य और मंगल के धन योग का। एक और महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है दिसंबर में, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है दिसंबर के महीने में, और वह है शनि और मंगल का नवम पंचम योग। देखिए नवम भाव और पंचम भाव ये त्रिकोण के भाव होते हैं, लक्ष्मी स्थान होते हैं। जब शनि और मंगल के बीच नवम पंचम का योग बनता है, एक दूसरे से जब त्रिकोण के भाव पर होते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति
का योग बनता है। देखिए आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नवम पंचम योग बन गया। दोनों ग्रह एक दूसरे से जब त्रिकोण के भाव पर गोचर कर रहे हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, एक दूसरे को जागृत करेंगे। अब शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक, शनि है परिश्रम के कारक, शनि है टाइम की पंक्चुअलिटी और अनुशासन के कारक। मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपकी ऊर्जा, आपका साहस। जब शनि और मंगल दोनों में नवम पंचम का योग बन रहा है तो कार्य क्षेत्र को लेकर कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य हो, आप उसे पूरे लगन और परिश्रम से पूरा करेंगे। कार्य को लेकर अभी तक जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी, कार्यों में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी, कार्यों में जो रुकावट आ रही थी, कार्य जो बनते बनते बिगड़ गए थे, अब वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आपको कार्य क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएंगे। और भाग्य का आपको सपोर्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं। विदेश का भी प्रबल योग बन रहा है। बुध कारक होते हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के। शुक्र होते हैं कला के कारक। तो आप विदेश में किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, नाटक, गायन, वादन, अभिनय, इन क्षेत्रों में किसी प्रदर्शन के लिए, स्टेज प्रोग्राम के लिए आपको विदेश से आमंत्रण भी मिल सकता है। आप विदेश जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन करके नाम, धन और यश सब कुछ अर्जित करेंगे। बात करें अगर केतु की, तो केतु आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र की राशि में, और केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बना देंगे। कहीं ना कहीं से एकदम से पैसा आपको मिलेगा, अकल्पनातीत धन, ऐसा पैसा जो जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, वो अचानक से आपको मिल जाएगा। राहु आपके सप्तम में बैठे हैं। राहु शुक्र के मित्र हैं। शुक्र हैं संतान और विवाह के कारक। राहु हैं आकस्मिकता के कारक। अचानक से आपका विवाह करा देंगे, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव व्यापार का होता है। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। राहु क्या है? राहु हैं एक्सट्रीम, राहु हैं विस्तार, राहु हैं एक्सपेंशन, और राहु है डर, राहु है भय, राहु है डिप्रेशन, नेगेटिविटी। तो 22 नवंबर से आपने मेरा वीडियो देखा होगा, राहु महाबली हुए। 22 नवंबर से राहु महाबली हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट छोड़ करके पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के चलें, कार्य व्यवसाय का विस्तार करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, क्योंकि शनि और मंगल आपके पराक्रम, पुरुषार्थ को भी बढ़ाएंगे, आपकी परिश्रम करने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे। तो जितना अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। 2 चीज़ों का सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़, नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर बाहर कर देना है, डर को निकाल देना है, और दूसरी बात सीक्रेसी मेंटेन करनी है। आपकी क्या प्लानिंग है, आप मन में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल निकाल करके बाहर कर दीजिए। देखिए कितना बड़ा प्रगति होती है। और आने वाले 10 महीनों तक राहु इसी स्थिति में रहेंगे और आपको बहुत बड़ा गेन दे करके जाएंगे। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो आपको अपने व्यापार में, कार्य क्षेत्र में विस्तार करने से लाभ की प्राप्ति होगी। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु 6ठे भाव में है। 6ठा भाव नौकरी का होता है। शनि की दृष्टि पड़ रही है। छात्रों के लिए चूँकि पंचम के स्वामी भी शनि हैं, तो इस समय आपके लिए
ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने का है, और जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव नौकरी का होता है, और इस समय विदेश में नौकरी का ज़्यादा योग बन रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि कर्म भाव पर भी पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उस भाव को पवित्र कर देते हैं, उस भाव का विस्तार कर देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी इस समय बहुत अच्छी प्रगति आपको देखने को मिलेगी। अब ये सब होगा, निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कब होगा? जब आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपके जीवन में सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, मंगल, राहु, केतु किसकी महादशा, किसकी अंतरदशा, किसकी प्रत्यंतर दशा गतिमान है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस ग्रह का फल आपको मिलेगा। दूसरी बात, आप जब अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड करेंगे तो उसमें ग्रहों का अंश बल भी मिलेगा। जो ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है वो तो बहुत ही मजबूत है आपकी कुंडली में, लेकिन अगर इससे कम है या अगर इससे ज़्यादा है तो वो ग्रह कमज़ोर है। उस ग्रह का उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले
योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें। शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।